हेलो दोस्तों, मैं सुभाष चंद आपके अपने यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। यहां पर सभी गवर्नमेंट एग्ज़ामों की प्रिपरेशन कराई जाती है। यदि आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके, हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? तो प्रकाश का जो वेग होता है वह अधिकतम होता है निर्वात में। इसको अंग्रेजी में वैक्यूम कहते हैं। अब प्रकाश से संबंधित बात हुई है तो प्रकाश से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं। जो प्रकाश का वेग है सर्वप्रथम रोमर वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। हमसे प्रश्न पूछेगा कि जो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया, तो हमारा आंसर होगा रोमर। नेक्स्ट पॉइंट है, जो प्रकाश की गति होती है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में 8.15 मिनट लगते हैं। कहीं कहीं ये आपको लिखा मिलेगा 8.16, तो हमारे ये दोनों राइट आंसर होंगे। तो हमसे प्रश्न पूछ लेगा कि सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पहुंचने में कितना समय लगता है, तो हमारा आंसर होगा 8.15 मिनट या 8.16 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में आइरिस का क्या काम होता है? तो मानव नेत्र में आइरिस का काम होता है आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। तो जो आइरिस होता है वह आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब नेत्र की बात हुई है तो इससे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं उन्हें कर लेते हैं। जो मानव की आँख पर वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वह रेटिना पर बनता है। हमसे प्रश्न पूछेगा मानव की आँख में वस्तु का प्रतिबिंब किस पे बनता है, तो हमारा आंसर होगा रेटिना। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव आँख के रेटिना पर प्रतिबिंब जो हमेशा बनता है वह बनता है वास्तविक तथा उल्टा। नेक्स्ट है, नेत्रदान में आँख के कॉर्निया हिस्से को दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि जो मानव का नेत्र होता है उसमें कौन सा भाग दान में दिया जाता है, तो उसका आंसर होगा कॉर्निया। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वास्थ्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है जो 25 सेंटीमीटर होती है। हमसे प्रश्न पूछ लेगा कि जो मानव नेत्र है उसके स्वस्थ दृष्टि जो होती है उसको देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो हमारा आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किस में नहीं चल सकती, यानी कि जो ध्वनि तरंगे हैं ये किस में गति नहीं कर सकती हैं? तो ध्वनि जो तरंगे हैं वे गति नहीं कर सकती निर्वात में। ठीक है। अब जब ध्वनि की बात हुई है तो इस इम्पोर्टेंट जो पॉइंट बनते हैं उनको कर लेते हैं। ध्वनि की जो अधिकतम चाल होती है वे इस्पात में होती है। इस्पात यानी कि ठोस भी हो सकता है वह वस्तु। ठीक है, ठोस में ध्वनि की सबसे अधिक चाल होती है। ध्वनि स्तर के मापन की इकाई डेसिबल होती है। जो ध्वनि को मापते हैं उसका जो मात्रक होता है वह डेसिबल होता है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य प्रकृति की होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमसे प्रश्न पूछ लेगा जो ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो हमारा आंसर होगा अनुदैर्ध्य प्रकृति। नेक्स्ट पॉइंट है, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, यानी कि जो तरंगें सुननी नहीं जा सकती उनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, डॉपलर प्रभाव का संबंध ध्वनि से होता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही बार परीक्षा में पूछा गया है कि डॉपलर प्रभाव का संबंध किससे होता है, तो वह होता है ध्वनि से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान होता है 310 केल्विन। अच्छा, तो जो मानव शरीर का तापमान है वह 3 मानों में मापा जाता है, केल्विन में, सेंटीग्रेड में और फ़ारेनहाइट में। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखने हैं। तीनों में आपसे मान पूछ लेगा वे, तो वे मैं आपको आगे समझा दूंगा कि कैसे कैसे ये तीनों से मान निकलता है। इनका एक फॉर्मूला होता है जिसमें सब कुछ बताया जाता है। ठीक है। अब जब केल्विन की बात हुई है तो हम इससे संबंधित पॉइंट कर लेते हैं, तापमान से संबंधित। फर्स्ट पॉइंट है, सेल्सियस स्केल पर 37 डिग्री होता है। जो मानव
का जो तापमान होता है वे सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री होता है और फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री होता है। 40 डिग्री तापमान सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान का समान होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लेगा कि किस डिग्री तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान है जो समान होता है, तो हमारा राइट आंसर होगा 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है वह होता है मीथेन, और मीथेन को हम जो लिखते हैं वे CH4 से भी मीथेन को दर्शाया जाता है, यानी कि जो CH4 होता है वह इसका रासायनिक सूत्र होता है मीथेन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने दूरबीन का आविष्कार किया था? तो जो दूरबीन का आविष्कार किया था वह किया था गैलीलियो ने। अब जब आविष्कार की बात हुई है तो आविष्कार से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, टेलीविज़न का जो आविष्कार किया था वह किसने किया था? JL बियर्ड ने किया था टेलीविज़न का आविष्कार। नेक्स्ट है, थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? वह किया था डिवार ने। और नेक्स्ट है, डायनामिट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबले ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार परीक्षा में पूछा गया है कि डायनामिट का आविष्कार किसने किया था? वह किया था अल्फ्रेड नोबले ने, और इन्हीं के नाम पर दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किया जाता है एक मंदक के रूप में। ठीक है। अब भारी जल को हम D2O से दर्शाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो उसका है D2O। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का ताप किस में मापा जाता है? तो जो सूर्य का ताप मापा जाता है वह मापा जाता है पायरोमीटर में। ठीक है। अब जब सूर्य और ताप की बात हुई है तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं। जो सूर्य ऊर्जा का जो निर्माण होता है वह नाभिकीय संलयन द्वारा होता है, और जो सबसे अधिक सूर्य पर जो गैसें पाई जाती है वे पाई जाती हैं हाइड्रोजन और हीलियम। ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे अधिक जो गैसें पाई जाती है कौन सी पाई जाती है? हाइड्रोजन और हीलियम। और जो सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है वह होता है नाभिकीय संलयन है। पर यहाँ आपको संलयन की जगह विखंडन दे देगा, वह आपको बहुत कन्फ्यूज करेगा, इसलिए याद रखना है संलयन। ठीक है। और जो ताप का SI मात्रक होता है वह केल्विन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन को जल में घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या फर्क पड़ता है? तो जब साबुन को जल में घोलते हैं तो जो पृष्ठ तनाव होता है वह घट जाता है। ठीक है। अब जब पृष्ठ तनाव की बात हुई है तो इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि बरसात की बूंदें जो गोलाकार होती हैं वे किस कारण से होती हैं? तो वे होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, तेल की बूंदें पानी पर फैल जाती हैं क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको लगातार ऐसे वीडियो मिल सके। नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो जो भू स्थिर उपग्रह होता है उसका आवर्तकाल होता है 24 घंटे। वे कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी पृथ्वी होती है उसका अपना आवर्तकाल कितना होता है, यानी कि ये अपना एक चक्कर कितने समय में पूरा कर लेती है? तो वे कर लेती है हमारे 24 घंटे में। तो ये जो भू स्थिर उपग्रह होता है उसका फेस और ये पृथ्वी का फेस एक दूसरे के विपरीत होता है। इस कारण से जो ये भी है इसका ये आवर्तकाल भी पृथ्वी के होता है 24 घंटे का। ठीक है। अब इस प्रश्न की बात हुई है तो इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं। आपसे पूछ लेगा कि भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से कितनी होती है? तो हमारा आंसर होगा 36,000 किलोमीटर। कहीं कहीं ये आपको 36,500 भी मिल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। ये कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। मानो किसी वस्तु का जो भार होता है वे पृथ्वी पर 60 kg है तो वे चंद्रमा पर होगा 10 kg। ठीक है। यानी कि इस पृथ्वी के भार का वे 1/6 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बाल्टी में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बाल्टी में पानी का तल कैसा रहेगा? यानी कि ये कोई बाल्टी है और इसमें पानी भरा हुआ है और इसमें ये बर्फ़ तैर रही है।
धीरे धीरे जब ये बर्फ़ पिघल जाएगी तो ये जो पानी का स्तर है वह कैसा रहेगा, तो ये रहेगा समान, यानी कि जहाँ पर ये प्रेजेंट में है तो ये बर्फ़ पिघलने के बाद भी ये यहीं पर ही रहेगा। ठीक है, अब इस प्रश्न से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं कि एक नदी में चलता हुआ जहाज़ समुद्र में आता है तब जहाज़ का स्तर थोड़ा ऊपर आएगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक नदी में जो जहाज़ होता है उसका अगला हिस्सा कैसा होता है, तो हमारा उत्तर होगा कि वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बर्फ़ जब पानी में तैरती है तो परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि बर्फ़ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल भारी होता है। ये सब किसकी वजह से होता है, ये होता है सब घनत्व की वजह से। ठीक है, डेंसिटी की वजह से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा पानी का घनत्व जो होता है, डेंसिटी जो होती है वह अधिकतम किस तापमान पर होती है, तो हमारा आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब के कैसे होता है, तो ये होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जो साबुन का बुलबुला होता है, जो इसके अंदर जो ये वायु होती है, जो इसका दाब लगता है तो वो वायुमंडल से अधिक लगता है। ठीक, अब जब दाब की बात हुई है तो इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं। दाब का जो मात्रक होता है वह पास्कल होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा दाब का मात्रक क्या है, तो हमारा आंसर होगा पास्कल। नेक्स्ट पॉइंट है, वायुदाबी माप की रीडिंग अचानक जब गिरावट होती है तो वह तूफान का सूचक होती है, यानी कि जो सिस्मोग्राफ होता है जो वायुमंडलीय दाब को मापता है, यदि इसमें एकाएक यानी कि अचानक जो गिरावट आती है तो वह दर्शाती है कि तूफान आने वाला है। ठीक है, हमसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि उसका जो वायु दाब होता है वह घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक होता है, तो जो ल्यूमेन होता है वह होता है ज्योति फ्लैक्स का मात्रक होता है। अब इस क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। जो प्रकाश वर्ष होती है इसकी दूरी की जो इकाई होती है, यानी कि जो प्रकाश वर्ष होती है वह दूरी की इकाई होती है, यानी कि जो दूरी को मापते हैं हम उसको मापते हैं प्रकाश वर्ष में। ठीक है, जो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है वह होता है डायोप्टर। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, वह होता है डायोप्टर होता है। ये बहुत ही बार परीक्षा में पूछा गया है तो इसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों के ऑक्सीजन का निकास और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है, यानी कि उस क्रिया को क्या कहते हैं जिसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो इस क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। याद रखिए, बहुत ही बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। अभी इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं। फर्स्ट है, पेड़ पौधों की पत्तियों को जो हरा रंग होता है वे किसके कारण होता है, वे क्लोरोफिल के कारण होता है। नेक्स्ट है, जो क्लोरोफिल होता है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है, तो उसमें पाई जाती है मैग्नीशियम। ठीक है, याद रखिएगा कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो हम कहेंगे मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है, तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है जड़त्व का नियम। आपको पता होगा कि जो न्यूटन ने गति के नियम कितने दिए हैं, तो वे दिए हैं 3। ठीक है, याद रखिएगा। अब जब न्यूटन के नियमों की बात हुई थी तो संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर हुए विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यानी कि जो रॉकेट होता है वे जो धुआं निकलता है और रॉकेट जिस गति से चलता है, ये जो होता है ये तीसरे नियम का उदाहरण है। ठीक है, तीसरे नियम का उदाहरण है। दूसरा, जब हम जो क्रिकेट की जो बॉल आती है उसको खींच लेते हैं और अपने हाथों को नीचे की ओर खींचते हैं, ये भी हमारा जो होता है ये तीसरे नियम का ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि रोग के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, तो दूरदृष्टि रोग के उपचार के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब जब इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं, जो दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है वह अवतल दर्पण होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि दांत का जो डॉक्टर है वह दर्पण यूज करता है, तो वह कौन सा दर्पण यूज करता है, तो हमारा आंसर होगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट पॉइंट है, दाढ़ी बनाने के लिए भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है और पानी में जो हवा का बुलबुला है वह अवतल लेंस की तरह प्रयोग करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार परीक्षा में पूछा गया है कि पानी में जो हवा का बुलबुला बनता है वह किस लेंस की तरह प्रयोग
प्रयोग करता है, किस तरह का, किस लेंस की तरह व्यवहार करता है, तो वह आंसर होगा हमारा अवतल लेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो जो स्त्रियों की नसबंदी है उसको कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, तो हमारा आंसर होगा वेस्केटोमी। तो पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? वेस्केटोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में जो पाया जाता है वह पाया जाता है लोहा। ठीक है। अब इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं। जो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है वह ऑक्सीजन ले जाना होता है, यानी कि जो हीमोग्लोबिन होता है वह हमारे शरीर में एक अंग से दूसरे अंग के लिए लगातार वह ऑक्सीजन ले जाता रहता है ब्लड के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण प्रक्रिया को हम डायलिसिस कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। और दूसरा यदि एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो हमारा जो रक्त होता है उसका शुद्धिकरण कौन करता है, तो हमारा आंसर होगा किडनी। ठीक है, किडनी होता है। नेक्स्ट है, स्फेग्नोमीटर द्वारा रक्तदाब मापा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस यंत्र के द्वारा हमारा रक्तदाब मापा जाता है, वह होता है स्फेग्नोमीटर। और जो इसका मान आना चाहिए वह आना चाहिए हमारा 120 से 80 के बीच में, तो हमारा जो रक्तदाब है वह एकदम सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रेल की पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? तो यानी कि ये इसलिए छोड़ा जाता है कि जब धातु गर्म करने पर फैलती हैं और ठंडी होने पर संकुचित हो जाती हैं, इस वजह से छोड़ा जाता है। क्योंकि जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे रेल की पटरियाँ होती हैं, अब यहाँ पे और ये दूसरी पटरी है, तो जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो यह थोड़ा गैप दिया जाता है, क्योंकि जब ठंड होती है तो ये पटरियाँ सिकुड़ती हैं। ठीक है, यानी कि जगह अपनी जगह कम घेरती हैं, और जब ये गर्मी होती है तो इन्हें जगह ज़्यादा चाहिए होती है, यानी कि ये लंबी हो जाती हैं। तो टूटने की वजह से इनमें जगह छोड़ी जाती है ताकि इन्हें कोई नुकसान नहीं हो। ठीक है। इसका एक और उदाहरण हम देखते हैं कि जो गर्मियों में जो हमारे बिजली के तार होते हैं उनको भी ढीला छोड़ा जाता है, इतना ढीला छोड़ा जाता है कि ताकि जो सर्दी होती है उनमें ये टाइट हो जाएं, जो टूट नहीं सकें, और गर्मियों में ज़्यादा न लटक सकें, इसलिए इनको ढीला छोड़ा जाता है। ठीक है, ये इसका भी यही उदाहरण है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे और पसंद भी आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल सुभाष स्टडी क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से वीडियो मिल सकें। थैंक यू।